हाय एवरीवन। चलिए अब हम लोग अपना ऐसे 200 वाली सीरीज के अंदर स्टार्टिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली जब हमने ऐसे 200 की बात करी, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि मैंने जो कुछ पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, बट आपको करके सब कुछ जाना है, सब कुछ जो हमने किया है। एंड प्लस साथ साथ में मैंने ये जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स जो मेरे को समरी के साथ में लगे कि आपको और करा देने चाहिए वो साथ में लिख लिया है, ठीक है। बट प्लीज दिस रिविजन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ जो आपने डिटेल में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट सारा का सारा टॉपिक्स किए हुए हैं। नाउ सो व्हेन वी स्टार्ट विद एसए 200, तो 200 हम लोगों को कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे दोस्त ओ हमें क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर के क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स किस चीज के, जब वो ऑडिट करने के लिए जा रहा है और कैसे वो कंडक्ट करेगा ऑडिट का इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो एसए 200 ने कहा कि एक तो सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है कि कैसे वो लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली ऑडिट करेंगे। तो ये हमें बताएगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली आपको कैसे ऑडिट करना है, और प्लस हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, क्या नेचर और स्कोप है ऑडिट का, ये चीज हमें गाइड करके चलेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक बार ध्यान रखना, देखो ये वाली चीज आप लोगों के पास 700 के सीरीज में रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग में भी आती है, आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में भी आती है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। जब हम ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या है, वही आप प्लीज कीवर्ड पे ध्यान लगाइए। सबसे पहले वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, रीजनेबल अश्योरेंस विच इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट हाई लेवल जरूर है बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऑडिटर 100% तसल्ली नहीं ऑब्टेन कर सकता ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जो हमने पढ़े होते हैं। सो सबसे पहले तो वो ऑब्टेन करता है रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज के बारे में कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो चाहे एरर की वजह से, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। तो आपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर मार्किंग कर लिया। आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है, ये देखने के लिए रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड या एरर्स की वजह से मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, सो दैट आप अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सको कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर FRF बनाए हैं। एंड फाइनली आपको क्या वो रिपोर्ट के अंदर देनी होती है अपनी ओपिनियन और कम्युनिकेट करनी होती है, जैसे हम लोगों को एसेज ने बोला है। सो रिपोर्टिंग के ऊपर 700 की सीरीज आ जाएगी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ जब हमने कहा कि आपको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स में दी गई हैं, जो कहता है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट आपको ऑब्जेक्टिव होना है, इंटीग्रिटी वाला होना है, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर से काम करना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीनिंग देयर बाय आपको किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, पर आप 2 केस में वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट मींस आपकी लीगल या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इट इज परमिटेड बाय द क्लाइंट। नाउ प्लस इसके साथ में आपको अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है। इंडिपेंडेंस की सारी चीजें अभी हम आगे चल करके डिटेल में कर लेंगे। नेक्स्ट, प्लान एंड परफॉर्म करना है ऑडिट, जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आपको अलर्ट रहना है, आपको क्वेश्चनिंग माइंड का रहना है, आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा जगह जगह पर जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे, आप ऑडिट कर रहे होंगे तब भी, और आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं जो हम 500 के सीरीज के अनुसार करते हैं, ताकि हमारा ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, एक्सेप्टेबली लो लेवल पर हो जाए। नाउ जब हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर दी हुई है वो क्लियर, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल शुड बी ओके, ऑडिटर शैल नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी।
बस वो कब कब बता सकता है, जब या तो क्लाइंट ने परमिट किया हो या इट इज हिज लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। नाउ जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पर आते हैं तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देखिए मैंने यहां पर साइड में लिख दिया आपके लिए, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्वेश्चनिंग माइंड का होना है, आपको अलर्ट होना है। अलर्ट किस किस चीज के लिए होना है? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है और थर्ड पार्टी से कुछ और एविडेंसेस मिल रहा है। कोई भी आपको क्वेश्चन लग रहा है जो रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन मिले उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आपको इंडिकेशन लग रही है फ्रॉड की, जैसे हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर अभी 240 के अंदर करेंगे फॉर एग्जांपल, या आपको नीड लग रही है कि हमको एडिशनल प्रोसीजर्स करने हैं, तो आपको इन चीजों के लिए क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, क्वेश्चंस जहां पे आपको किसी का रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आपको फ्रॉड का इंडिकेशन हो रहा है या आपको जरूरत लग रही है एडिशनल प्रोसीजर की। अब अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाओगे, अगर आप स्केप्टिसिज्म लगाओगे तो आप रिस्क को रिड्यूस कर सकोगे, रिस्क को रिड्यूस, आप ओवरलुक नहीं करोगे किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, आप जो कुछ आपको एविडेंसेस मिले हैं उनके इंटरप्रेट करने में ओवर जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, एंड आप इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लगाओगे एनटीई को डिटरमाइन करने में। सो बेसिकली जब हमने कहा अगर किसी वजह से उसने मुझसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर कुछ चीज पूछी, सो दिस इज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लिए क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस के लिए आपको अलर्ट होना है, रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो अलर्ट होना है, फ्रॉड का इंडिकेशन होना है तो अलर्ट होना है, अगर आपको जरूरत लग रही है एडिशनल की तो अलर्ट होना है। इससे अगर आप स्केप्टिसिज्म लगाएंगे तो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, ओवरलुकिंग करने का अनयूजुअल इंफॉर्मेशन को, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ जो भी आपको इंफॉर्मेशन हासिल हुई है उसके ऊपर, और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लगाएंगे आप डिटरमाइन करने में एनटीई को। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है आपको जजमेंट अप्लाई करना है। सो जजमेंट के लिए भी मैंने आपको साइड में लिख दिया है। जब हम जजमेंट लगाएंगे तो जजमेंट का मतलब हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस जैसे कि मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क के बारे में, कौन से आइटम को मटेरियल मानूं, मटेरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड करूं, जो हम लोग ऐसे 320 के अंदर भी करते हैं, ऑडिट रिस्क का डिटर्मिनेशन, ऑडिट रिस्क जो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क की बात जब हम करते हैं, प्लस आपको डिसीजन लेना है एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखना है, आपको इवैल्यूएट करना है कि जो एविडेंसेस आपको मिले क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मिले हैं, और आपको मैनेजमेंट के जजमेंट को इवैल्यूएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं तो आप उसको इवैल्यूएट करने में अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाइएगा, और आप ताकि कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए। सो आपके पास में दोनों चीजें हो गई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का भी शॉर्ट नोट या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक्सप्लेनेशन हो गया, जजमेंट का एक्सप्लेनेशन हो गया, और आपको रिस्क को रिड्यूस करना एक्सेप्टेबली लो लेवल पर, ये हम रिस्क के साथ में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। नाउ जब आपने कहा कि ऑडिटर एसेस से कंप्लाई करेगा, तो कौन से एसेस से? जो एसे रेलेवेंट टू द ऑडिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर ऐसे 510 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन पर बेस्ड है। नाउ आपको सारे ऐसे को अंडरस्टैंड करना है, आपको ऐसे का एप्लीकेशन देखना है कि ऐसे कहां पर अप्लाई हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आपको क्लियर होना चाहिए। पर अगर आप अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हो कि मैंने एसेस को कंप्लाई किया है, तो आप तभी लिखेंगे जब आपने सच में एसे को कंप्लाई किया होगा, राइट? अगर आपने एसे को कंप्लाई नहीं किया जो भी ऐसे है या दूसरे जो भी एसेज है, तो फिर आप ये वाली बात अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। तो जब हम रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि हमने एज ऑडिटर अपने आपने अपनी ओपिनियन कैसे दी है कि हाँ हमने ऐसे इसको कंप्लाई किया, तो आप तभी लिखोगे जब आपने ऐसे को कंप्लाई किया होगा। नहीं कंप्लाई किया तो आप ये बात नहीं लिखेंगे। नाउ आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर पाओगे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप तब अचीव कर पाओगे जब आप हर एक एसे के अंदर दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाओगे। नाउ ऑडिटर हर रिक्वायरमेंट एसे की कंप्लाई करेगा, प्रोवाइडेड अगर पूरा एसे रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बोल रही हूं, अगर आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, अगर लास्ट ईयर भी आपने ऑडिट किया था, आपका रिकरिंग ऑडिट है, तो उस केस में ऐसे 510 फॉर एग्जाम्पल
नहीं रहेगा रेलिवेंट, राइट? या द रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई एक रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल ऐसे 501 की रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री वाली, पर क्लाइंट के यहाँ इन्वेंट्री ही नहीं है, तो ऐसे 501 का इन्वेंट्री वाला हिस्सा नहीं लगेगा। नाउ अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप डिपार्ट करते हो एसए की रिक्वायरमेंट से, तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करोगे उस एसए को फुलफिल करने के लिए, उस एसए के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेंट्री के लिए एसए 501 लगाते हो पर आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो, तो आप कुछ ऑल्टरनेट तरीकों से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हासिल करोगे सो दैट यू कैन फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अगर आप किसी एससी के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, नहीं कर पाए का मतलब क्या है, आप काम नहीं कर पाए। अगर आप काम कर लेते तो आप एससी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते। तो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है क्या ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को फिर भी फुलफिल कर पाया, बिकॉज ऑडिटर अगर किसी एसए के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेगा तो शायद वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सारे के सारे एसए के रिगार्ड में नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या करेगा, अगर आप काम नहीं कर पाए तो या तो आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी होगी, मॉडिफाई काम नहीं कर पाए तो मॉडिफाई का मतलब क्वालिफाइड या डिस्क्लेम करनी होगी, या आप उस काम को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए का मतलब आप विड्रॉ कर जाइए उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से। So, I hope this is pretty okay. Again, I'm repeating, important लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो करना है। Now, जब हम ऐसे 210 कहते हैं agreeing the terms of audit engagement, so audit engagement के terms को agree करना। नाउ जब आपने ऐसे 210 कहा तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का लेटर बनाएगा कौन, प्रिपेयर कौन करेगा, प्रिपेयर करेगा ऑडिटर। किसको भेजेगा, क्लाइंट को भेजेगा। क्लाइंट से क्या कराएगा, एक्नॉलेज कराएगा, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहने पाए। तो ये ऐसे हमको बता रहा है कि आप किस तरह से एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। आप टर्म्स को कैसे कैसे एग्री करेंगे और किसके साथ में आप एग्री करेंगे। किसके साथ का मतलब हो गया कि आप कैसे उसको एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ में। नाउ सो यहां पे हमें 2 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जो 2 ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको एग्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और प्लस ऑब्जेक्टिव्स में 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि आप प्री कंडीशंस हैं या नहीं, और आपको कंफर्म करनी है कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योरसेल्फ मतलब ऑडिटर और मैनेजमेंट TCWG के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर के। सो ऐसे 210 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिगार्डिंग प्री कंडीशन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो टर्म्स के बारे में उन लोगों को करना है। नाउ जब हमने सबसे पहले कहा प्री कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो प्री कंडीशन हम लोगों ने देखो, मैं रिवीजन में आपको सारे निमोनिक्स नहीं बता रही हूँ, यू हैव ऑलरेडी रिटन सो मेनी थिंग्स, बट प्लीज मेन चीजें। सो प्री कंडीशंस के अंदर अपिक PIC। नाउ अ फॉर क्या जो FRF उन्होंने अप्लाई किया है वो एक्सेप्टेबल है, सो A फॉर एक्सेप्टेबल FRF, whether the FRF that management is applying in the preparation of financial statements is acceptable or not। और आप एग्रीमेंट मैनेजमेंट का हासिल करेंगे कि वो एक्नॉलेज कर रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। P फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, I फॉर इंटरनल कंट्रोल्स के डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस के बारे में, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं हो। और क्या वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं एक तरह से। सो कोऑपरेट कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और हमें बिना रोके टोके लोगों से बात करने दे रहे हैं, राइट। सो प्री कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर किसी वजह से हमें लगा कि प्री कंडीशंस नहीं है या हमें कुछ भी चीज लगती है, सो अगर हमें लगा कि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बाद में आगे जाकर के अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ेगा, तो इस केस में बेहतर है मैं काम एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं है, अगर उसने मना कर दिया नहीं मैं नहीं हूं रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं इंटरनल कंट्रोल्स लगाता हूं, तो आप काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना जब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, तो टर्म्स के अंदर हम लोग क्या चीज बोल करके चलते हैं,
objective and scope of audit, responsibility of auditor and responsibility of management, identification of applicable FRF, reference to expected content and form of the report. So हमने ये इस तरह से हम कर लेते हैं कि इसके अंदर ORSFL की बात आएगी, O for objective and scope, R for responsibilities, okay, S for scope की बात आप कर सकते हो, F for FRF क्या है उसका identification and form and content, and L for law वाली बात भी यहीं पर आती है, most important for MCQ again. अगर लॉ या रेगुलेशन ने टर्म्स दी तो आपको कोई सेपरेट रिटन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो लॉ या रेगुलेशन अप्लाई करता है, मैनेजमेंट उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है, राइट. रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर ऑडिटर असेस करेगा वेदर टू रिवाइज या रिमाइंड द टर्म. फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ तो वो देखेगा कि क्या मैं रिवाइज करूं टर्म्स को या मैं रिमाइंड करूं टर्म्स को. तो मैंने ये वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके यहां पर लिख दिए. आप रिविजन या रिमाइंड कब कराना चाहते हो? अगर आपको लगता है पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपकी जिन लोगों के साथ में आपने टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट किया था, अगर रिविजन रिक्वायर्ड है, रिविजन किसी भी वजह से रिक्वायर्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रिवीजन कैन बी रिक्वायर्ड कि भाई आपको टर्म्स के अंदर चेंज करना है, कुछ एडिशन करना है, डिलीशन करना है, चेंज TCWG होगा या ओनर्स चेंज होगा, अब आपको नई TCWG को टर्म्स बतानी है. स्कोप एंड टर्म्स को चेंज किया जा सकता है, या तो बिजनेस चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, या प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI कोई नया आया जिसका आप जिक्र करना पड़ रहा है नए लेटर में, या लॉ चेंज हो गया, या FRF चेंज हो गया. तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ये सोचेंगे कि मुझे रिवाइज या रिमाइंड कराना है क्या, राइट. नाउ जब हमने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. अगर आपके ऑडिट खत्म करने से पहले ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड, तो ऑडिटर को रिक्वेस्ट किसने किया? ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड का मतलब द क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया टू चेंज द टर्म्स दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस. यानी अब वो आपसे कम काम करने के लिए बोल रहा है, चीजों को लिमिट करने के लिए बोल रहा है, तभी तो आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा, रीजनेबल से कम एश्योरेंस मिलेगा. देन ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो. मतलब अब उसको इसके बारे में रीजंस देखने, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. नाउ दो चीजें हो सकती हैं. अगर रीजंस वैलिड होंगे, जस्टिफाइड होंगे, तो आप टर्म्स को चेंज कर देंगे, और अगर आप टर्म्स को चेंज करते हैं तो आप एक नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का लेटर बनाएंगे और बाकायदा उसको एक्नॉलेज कराएंगे फिर से. पर अगर ऑडिटर अनेबल है टू एग्री टू चेंज टर्म्स बिकॉज द रीजंस आर इनवैलिड एंड मैनेजमेंट डजंट परमिट, मैनेजमेंट उनको ओरिजिनल टर्म्स पे काम नहीं करने दे रहा है, तो आप विड्रॉ कर जाइए, आप रिजाइन कर जाइए, और ये बात TCWG को बता दीजिए. एंड प्लीज मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, जब भी आप रिजाइन करते हो आप सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड 3 की बात ध्यान रखते हो. अगर इनकमिंग ऑडिटर आपसे पूछ रहा है जब, तो आप उसको भी बता दिया करते हो. सो रेजिग्नेशन वाली चीजें जहां जहां है वहां वहां पर लगेंगी ही लगेंगी. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी पर्पस. एंड एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. एडिशनल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोलता है और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ और बोलती हैं, तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मीनिंग देयर बाय फॉर एग्जांपल इंड AS कुछ और बोल रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं, और क्या जो एप्लीकेबल FRF है आपने कौन सा लगाया, क्यों लगाया है, उसका रेफरेंस आप अमेंड कर सकते हैं. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो आप अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर दीजिए, राइट. और अगर लॉ ने प्रिस्क्राइब की है ऑडिट रिपोर्ट इन अ फॉर्मेट, रिपोर्ट इन अ फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसेज, तो आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देने पड़ेंगे. और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप काम एक्सेप्ट नहीं करोगे. बट हिंदुस्तान के अंदर जब हम रिपोर्ट के फॉर्मेट भी पढ़ते हैं तो ऐसे 700 की सीरीज हमारी बहुत आराम से, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 के अंदर हमें रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट दिया उसके साथ में शामिल हो जाता है. ये सिचुएशन हमारे सामने नॉर्मली आती नहीं है,
राइट. सो आई होप द थिंग इज ओके विद यू पीपल कि हाँ ठीक है, हमने 210 किया, 210 में एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट किया, प्री कंडीशन PIC, R फॉर एक्सेप्टेबल FRF लगाया है या नहीं, P फॉर प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल्स जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ ना हो पाए, और क्या वो लोग ऑडिटर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं एज इन उसको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगा के दे रहे हैं, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू whatever persons within the entity वो करने दे रहे हैं. और साथ साथ में ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ ऑडिट, FRF का आइडेंटिफिकेशन, एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, एंड अगर लॉ ने प्रिस्क्राइब किए तो कोई जरूरत नहीं होगी ये वाली बात, और साथ में ये आई होप दैट इज ओके. एंड द एडिशनल क्वेश्चन कि आपको कब रिवाइज या रिमाइंड कराना पड़ता है, आई हैव रिटन इट हियर. ठीक है, राइट. मैं तेज करा रही हूँ, आप थोड़ा धीरे करके भी स्पीच सुन सकते हो, सेम चीज चलेगी जैसा पहले बताते आया. नाउ जब हम एसए 220 की बात करते हैं तो एसए 220 जो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एसए 220 किसके तर्ज पे बनाया गया है, ये SQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के तर्ज पर बनाया गया है. तो ये हमें कुछ उसूल बताता है. एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑडिट्स के लिए, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, वो पर्टिकुलर काम आप करोगे या नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे क्या एलोकेट करोगे, एंगेजमेंट परफॉर्म कैसे करोगे, और मॉनिटरिंग कैसे करोगे, मॉनिटरिंग. सो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर फर्म के अंदर आप कह सकते हो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि उन लोगों को फॉलो करने चाहिए. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. नाउ जब हमने 220 क्वालिटी कंट्रोल की बात की, क्वालिटी कंट्रोल, डबल कंट्रोल, 220 डबल कंट्रोल एक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल में हो गया, उसी की तर्ज पे बन गया एसए 220, उसी का एप्लीकेशन ओनली फॉर द ऑडिट थिंग. नाउ जब हमने स्कोप ऑफ एसए एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर की बात करी तो इस एसए ने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई ऑडिटर की कि ऑडिट के केस में आपको क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं, राइट. प्लस अगर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है, जैसे कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब हम लोगों ने ऐसे 230 का जब बेस बढ़ा था उसके साथ में भी हमने किया था. सो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिपोर्ट देने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने चेकिंग कराया कि क्या आप जो काम कर रहे हैं और जो आप रिपोर्ट देना चाह रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करे या नहीं, तो ये उसके बारे में भी बताएगा. नाउ जब उन्होंने कहा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाना है इंगेजमेंट लेवल पर, इस पर्टिकुलर क्लाइंट का काम जब करने जा रहे हैं तब, जिससे कि रीजनेबल अश्योरेंस मिले कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, लॉ एंड रेगुलेशन से, और जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है in the circumstances. So this is very important. आप क्वालिटी कंट्रोल क्यों लगाएंगे, इस चीज के लिए, इंश्योर करने के लिए that audit complies with professional standard and regulatory and legal requirement and auditor's report is appropriate in the circumstances. Now when we say that engagement partner कौन है, जो पर्सन है जो या जो सीए है, जो पार्टनर है या जो पर्सन है जो पूरा का पूरा ये काम कर रहा है और रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्ट इशू करने के लिए. पहली बात तो वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगा, वो अलर्ट रहेगा अगर उसको कभी भी लगता है कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एथिकल रिक्वायरमेंट्स सेम थिंग जो हमने अभी पढ़ा आपके कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो दी हुई है बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, एक कंक्लूजन बनाएगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पर. अब मैंने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दोनों का एक्स्ट्रा यहीं पर लिख दिया है. सो जब आप कहते हो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो लीडर है वो लीडर एम्फसाइज करेगा कि इंपॉर्टेंट है ऑडिट के केस में क्वालिटी कंट्रोल की बात, बहुत ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑडिट की क्वालिटी को क्यों मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वर्क प्रॉपर एसए से, रेगुलेशन से और
लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे, जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनी है उससे कंप्लाई करे, जो हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे वो एप्रोप्रिएट हो इन द सर्कमस्टांसेस, साथ साथ में जो हमारी एंगेजमेंट टीम है वो कोई भी अगर उसे कंसर्न लगती है तो वो कंसर्न रेज कर पाए। एंड क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी कंपोनेंट है किसी भी ऑडिट को करने के लिए। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब लीडर को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम करनी है। नाउ जब आपने कहा इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के लिए हम कहते हैं एक तो जो भी पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टनर है वो ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है इस पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑडिट करने में, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कहीं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है, हमारा अपना इंटरेस्ट है और उसकी वजह से फॉर एग्जांपल कोई फीस की बात है, हम उस पर्टिकुलर वजह से अपना इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो नहीं है, हम इंटरनल कंट्रोल बना रहे हैं, हम ही उनको ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडवोकेसी थ्रेट तो नहीं है, हम उनको किसी लीगल केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में ऑडिट्स वगैरह भी कर रहे हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं है, क्लाइंट से बहुत लंबी जान पहचान तो नहीं है, इंटिमिडेशन थ्रेट, हमको धमकी का डर तो नहीं लग रहा है। सो बेसिकली आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कीजिए, कहीं कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, आप देखिए कोई ब्रीच तो नहीं हुए हैं, ब्रीच तो नहीं हुआ है, ब्रीच हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के रिलेशन में, जो भी ब्रीच तो नहीं है फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी से। और अगर आपको लगता है तो आप एक्शन लीजिए, या तो अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुई उसको एलिमिनेट कीजिए, खत्म कर दीजिए। जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ होता है जब हम डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि अगर मान लो आपके पास में शेयर्स हैं तो आप अपॉइंटमेंट से पहले एक्चुअली अगर उनको बेच देते हैं तो आपकी वो थ्रेट क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, या रिड्यूस कर दीजिए थ्रेट को एक्सेप्टेबली लो लेवल के ऊपर, मतलब आप उसको कम लेवल पर ले आइए, या फिर आप उस काम से विड्रॉ, यानी आप वो काम नहीं कीजिएगा। तो इंडिपेंडेंस, आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, थ्रेट्स जो 5 तरह की है, आपको इवैल्यूएट करना है कि कोई ब्रीच तो नहीं है फर्म की पॉलिसीज के रिगार्ड के अंदर और एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, या तो थ्रेट को एलिमिनेट, खत्म कर दो, रिड्यूस कर दो, या आप वहां से विड्रॉ कर जाइए। आई होप दैट इज क्वाइट ओके। नाउ अब आपने कहा जब हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, तो एक्सेप्टेंस का मतलब आपके पास में क्लाइंट आया, आप काम एक्सेप्ट करो, यानी कॉन्टिन्यूएंस का मतलब आपने लास्ट टाइम भी इनका ऑडिट किया था, अब आप इस साल इनका काम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन कोई मिलती है जिससे कि आपको लगता है कि फर्म, अगर ये इंफॉर्मेशन पहले होती तो हम इसको डिक्लाइन कर देते, हम ये काम नहीं एक्सेप्ट करते, तो अब आपको देखना है हमें क्या करना है, क्या हमको काम छोड़ देना चाहिए या नहीं। प्लस आपको ये भी इंश्योर करना है कि टीम और एक्सपर्ट अगर आप कोई लगा रहे हो उनके पास भी कैपेबिलिटीज हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो जब आप ये डिसाइड करते हो वेदर टू एक्सेप्ट या कंटिन्यू द वर्क। आपने कहा एक तो आप इंटीग्रिटी देखते हो ओनर्स की, टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट की, अगर मान लो ओनर के ऊपर या टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर केस चल रहा है, ईडी की इंक्वायरीज हैं, बहुत ज्यादा वो लोग करप्ट लग रहे हैं, तो आप उनका काम एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप अपनी ओन कॉम्पिटेंस देखते हो, प्लीज फॉर केस स्टडी पर्पसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले कभी भी काम नहीं किया है, बैंक का ऑडिट नहीं किया, आपको बैंक्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इनका काम एक्सेप्ट नहीं करोगे। एथिकल रिक्वायरमेंट देखते हो, ये अगर मैं काम एक्सेप्ट करूंगा तो क्या मैं अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, केयर प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी, उन सब चीजों को और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए काम कर पाऊंगा या नहीं। और अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर आपके सामने आया है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर भी आपने काम किया था, इस साल आप सोचो आप काम कंटिन्यू करो या नहीं करो, बट लास्ट ईयर आपने एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा था जो इन लोगों ने ठीक नहीं किया था, तो आप शायद इस साल काम कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो आप जब इंफॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, जो आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो वेदर टू एक्सेप्ट या कंटिन्यू द क्लाइंट रिलेशनशिप, तो उस केस में आपको इंटीग्रिटी, उनका अपना खुद का कॉम्पिटेंस, क्या आप ये काम एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए कर पाएंगे या नहीं, और जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके सामने आए हैं आप उनका ध्यान रख करके और चलते हो। ना जब आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, और जो कुछ काम चल रहा है उस सब काम के लिए। प्लस जो ऑडिटर्स रिपोर्ट चाह रही है वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रिव्यूज किए जा रहे हैं,
अगर टीम है तो टीम के काम को रिव्यूज किया जा रहा है एज पर द पॉलिसीज, और अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो हमने उस पर कंसल्टेशन ऑब्टेन की है। तो कंसल्टेशन विद इन द टीम भी हो सकती है, आउटसाइड एक्सपर्ट्स के साथ में भी हो सकती है। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, सो प्लीज माइंड इट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या रिपोर्ट देने के बाद होगा या पहले? सो रिपोर्ट इश्यू करने से पहले इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराया जाएगा। क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट हुआ है? अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। प्लस आप ऑडिटर की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं देंगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने से पहले, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट देने से पहले एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाएगा। अगर तुम लोगों को एग्जाम्पल ध्यान हो तो हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल किया था जिसमें एक हमने निधि मैम का बात किया था कि हमने उनको अपॉइंट किया, एक हमने पारुल मैम का बात किया था कि हमने उनको अपॉइंट किया है। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैन बी फ्रॉम विद इन द फर्म और फ्रॉम आउटसाइड द फर्म। खैर रिविजन में उतना नहीं ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर डिस्कस करेगा सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी और क्या रिपोर्ट ठीक लग रही है, वो जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखा है ऑडिटर ने उस सबको रिव्यू करेगा और देखेगा क्या जो कंक्लूजन ऑडिटर ने निकाले हैं वो ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एंड प्लीज लिस्टेड एंटिटीज के केस में, बिकॉज लिस्टेड एंटिटीज के केस में इन एनी केस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना पड़ेगा उनके ऑडिट्स के लिए। वो इवैल्यूएट करेगा फर्म का इंडिपेंडेंस भी, क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है जरूरी बातों पर, और प्लस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिग्निफिकेंट जजमेंट जहां पर भी ले गए हैं उनके बारे में। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि आपको अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराया है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को क्या चीजें करनी चाहिए, एंड दिस इज बेसिकली फॉर एमसीक्यू पर्पस दिस थिंग, द ऑडिट रिपोर्ट वाली चीज। नाउ जब आपने कहा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन द टीम का एक पर्सन कुछ और कह रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और कह रहा है, इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू परवेसिवनेस को जज करने के लिए कुछ भी, तो टीम को फॉलो करनी है फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स और ये भी देखना है कि उन्होंने इस डिफरेंस को कैसे रिजॉल्व किया। प्लस आपको रिजल्ट देखना है फर्म के मॉनिटरिंग प्रोसीजर का, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे क्या चीजें, कि उसने कैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया, कोई भी अगर इश्यूज आए तो वो सारी चीजें, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस में देखो सारी चीजें वो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस उसके सेफगार्ड्स आ जाते हैं। कंक्लूजन उसने कैसे कंक्लूड किया एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस के बारे में, और उसने कंसल्टेशन जो ली है उसका नेचर स्कोप, एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर डॉक्यूमेंट करेगा उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स रिक्वायर किए, क्या क्या प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड थे रिव्यू करने के लिए, और रिव्यू कंप्लीट हो गया या नहीं बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट, बिकॉज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अगेन आई एम रिपीटिंग इट हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और कोई अनरिजॉल्व मैटर नहीं था। दिस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज अगेन आई होप द थिंग इज ओके। आपने ये समरी किया, समरी के साथ में आपने ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके साथ में एक इंफॉर्मेशन वेदर टू एक्सेप्ट या कॉन्टिन्यू, एक इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, और ये तो है ही है, ठीक। चलिए अब आपने कहा जब हम एसए 230 की बात करते हैं, सो एसए 230 इज ऑल अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेगा जिससे कि उसको एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मिले, वो कैसे अपनी रिपोर्ट पर पहुंचा, और ये एविडेंस सबूत कि उसने ऑडिट का काम प्लान एंड परफॉर्म किया था इन अकॉर्डेंस विद, अगेन आई एम रिपीटिंग, एसए के अनुसार, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो देखो एसए की बात, लीगल एंड रेगुलेटरी की बात, अब ये जो हमने पहले एसए पढ़ा उसमें भी आई, तो आपको प्रूव करना है हाँ मैंने काम ठीक से किया है। सो व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोसीजर्स का रख रहे हैं, एविडेंसेस क्या हासिल किए, कंक्लूजन कौन से, राइट। फाइल, सो फाइल इज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट। हु इज एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर? याद करो हमें इतना डिटेल्ड वर्किंग पेपर रखना है कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आए तो उसको मेरे वर्किंग पेपर से ही समझ में आ जाए। सो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर,
जैसे आज के दिन नफरा वाले भी भेज सकते हैं, अगर आप कहते हो एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू इंस्पेक्शन हो सकता है, पीयर रिव्यू हो सकता है, ऑल दिस लॉजिक वी हैव डन। नाउ वो कोई इंडिविजुअल है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट करना आता है और अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट प्रोसेस की, स्टैंडर्ड्स की, लीगल की, रेगुलेटरी की, बिजनेस एनवायरमेंट जहां पे जिस क्लाइंट का आपने काम किया उसकी बिजनेस एनवायरमेंट की, और ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की। राइट नाउ आप कहते हो नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस होल थिंग इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो बेसिकली वो ये है जिससे प्रोवाइड हो रहा है, एक तो एविडेंस की ऑडिटर ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट किया है, और एविडेंस की ऑडिट की प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद एसए, लीगल एंड रेगुलेटरी के अनुसार हुई है। सो वर्किंग पेपर होंगे तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ हमने काम ठीक तरह से किया है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करते एडिशनल पर्पसेस, हमने इसके अंदर सीक्वेंस बताई थी, प्लानिंग, सुपरविजन, राइट, आप अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, आप रिटेन कर रहे हो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। और कल को अगर कोई रिव्यूज या इंस्पेक्शंस हो रहा है, सो रिव्यूज, क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज हो रहा है या एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल नफरा वाले आ रहे हैं, तो उनको भी अगर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ठीक से रखा हुआ है तो वो लोग भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देख करके कंक्लूड कर पाएंगे, उनको हेल्प मिल पाएगी। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस, इससे टीम को असिस्टेंस मिलती है टू प्लान एंड परफॉर्म करने में। मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, जो सीनियर मेंबर्स हैं जो सुपरविजन कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन एंड सुपरविजन के अंदर, प्लस जो एंगेजमेंट टीम है उसकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है, बिकॉज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में किसने काम किया, कब काम किया, ये सारी चीजों के इनिशियल्स भी वो लोग उसके ऊपर रखते हैं। रिटेन करता है एक रिकॉर्ड ऑफ मैटर, कॉन्टिन्यूएंट सिग्निफिकेंस का, जो फ्यूचर ऑडिट्स में काम आएगा, प्लस इनेबल करता है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इफ एनी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे बनाना है, अगर आप टाइमली बेसिस पे बनाओगे तो आपकी ऑडिट की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। नाउ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ऑडिट का काम खत्म कर दिया, अब बाद में 4-6 महीने के बाद में कह रहे हो कि चलो वर्किंग पेपर समेट लेते हैं, सो वो सही नहीं रहेगा। जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं, सो दिस इज फॉर एमसीक्यू पर्पसेस अगेन, जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन रखते जाइए। अगर आप काम खत्म करने के बहुत बाद में डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। Now, जब आपने कहा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना रखना है? इतना रखना है कि वो सफिशिएंट हो कि कल को अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आए, सो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को मेरे वर्किंग पेपर से ही समझ आ जाए क्या मैंने प्रोसीजर्स किए, उनका एनटीई, राइट, प्लस जो मैंने प्रोसीजर्स किए उनके रिजल्ट्स, यानी मैंने क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से अराइज हुए ऑडिट के दौरान, और क्या मैंने जजमेंट्स ऑब्टेन किए। सो ऑडिट वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेल्ड होना चाहिए। जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, किसने काम किया, कब काम किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, प्लस जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस किए हैं उन सबका वर्किंग पेपर आप लोग रखोगे। और अगर कभी भी आपको कोई इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, जहां पे आपने स्केप्टिसिज्म भी लगाया हो सकता है, देन यू विल हैव टू स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट how you resolve that inconsistency, आपने वो inconsistency कैसे दूर की है। Now, अगर हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर हम फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ये फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर्स लगाएंगे उसी हिसाब से आप उसका वर्किंग पेपर रखेंगे, आपने क्या मेथोडोलॉजी और टूल्स यूज किए हैं, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना था, एक्सेप्शंस क्या आइडेंटिफाई किए हैं, एंड एविडेंसेस कितने सिग्निफिकेंट है। राइट नाउ, जब हमने कहा अगर मैटर्स अराइज हुए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसके बाद में आपको कुछ नया एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़े, यू कैन रिलेट इट विथ, हमने इसको रिलेट करके समझा होता है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के सेकंड वाले पार्ट के अंदर, जहां आपको कोई नई बात पता चलती है, राइट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट को पता होती तो आपकी रिपोर्ट कुछ और गई होती, तो आपने ऑडिट रिपोर्ट की, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, आप इसको
रिलेट कर लीजिए। नाउ अगर आपने नए एडिशनल प्रोसीजर्स किए तो क्यों किए, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको करने पड़े, क्या नए एविडेंसेस ऑब्टेन किए, किसने और कब ये डॉक्यूमेंटेशन को चेंज किया। नाउ आप कोई डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट नहीं करते हो, आप केवल उसको सॉर्टिंग करते हो। नाउ आप असेंबल कब करोगे? सो असेंबली इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि जो वर्किंग पेपर्स हैं उन सबको आप इकट्ठा कर लोगे टाइमली बेसिस पे आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ये आप विद इन कितने डेज कर लेते हो असेंबली का काम? 60 डेज के विद इन। सो आई हैव मार्क्ड इट विद इन 60 डेज वाली बात, दिस इज फॉर एमसीक्यू पर्पस। नाउ आफ्टर असेंबली आप कोई वर्किंग पेपर को डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करोगे बिफोर एंड ऑफ इट्स रिटेंशन टाइम पीरियड। एंड रिटेंशन टाइम पीरियड इट्स 7 years फ्रॉम साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट, और अगर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट है तो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट के साइनिंग के से लेंगे 7 years का वक्त। और अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करना है या कुछ नया डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ ऐड करना है, तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि क्यों आप इन सबको ऐड कर रहे हो। सो आई होप द डॉक्यूमेंटेशन इज ओके। जैसे जैसे रिवाइज करते जा रहे हो अपने अपने नोट्स के अंदर से एक बार इसको फटाफट से आप एक बार इसको पढ़ते चले जाइए। नाउ व्हेन वी कम टू एसे 240, सो एसे 240 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है रिलेटिंग टू फ्रॉड। 240 है ना। सो 420 के ये रिप्लेस कर दिए तो बन गया 240, ठीक है। 420 इज फ्रॉड, सो 240 इज रिगार्डिंग द फ्रॉड्स के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने के लिए गया है। सो ये आपको 315 330 का एप्लीकेशन बताता है कैसे आपको रॉन्ग ड्यू टू फ्रॉड के बारे में काम करना है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, सो इसमें हम स्पेसिफिकली फ्रॉड इज इंटेंशनल चीजों की बात कर रहे हैं। सो आप आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे, राइट। आप रिस्पॉन्सेज उसके बारे में डिजाइन करोगे, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करोगे चाहे आपको फ्रॉड पता चल गया हो जहां फ्रॉड का सस्पिशन हो रहा है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, सो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड की बात करते हैं तो वैसे तो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड और एरर दोनों में से किसी भी वजह से हो सकता है, बट फ्रॉड इंटेंशनल होता है, यानी फ्रॉड जानबूझ करके किया जाता है, जानबूझकर फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशंस की जाते हैं। सो हम फ्रॉड तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर हम वही फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं। ऑडिटर ऐसे फ्रॉड से कंसर्न्ड है जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा है, बिकॉज एज ऑडिटर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। नाउ 2 तरह के फ्रॉड्स हैं, वन इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें फ्रॉड हुए हैं या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, यानी असेट की चोरी हुई है। बिकॉज दोनों तरह के जो फ्रॉड्स हैं, वेदर इट इज fraudulent financial reporting or misappropriation of assets, these are going to affect the financial statements. Now, जब हमने कहा कि ऑडिटर सस्पेक्ट कर सकता है, पता कर सकता है occurrence of fraud, but fraud is something जो लीगल डिटर्मिनेशन जिसकी ऑडिटर नहीं कर सकता। कई बार फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है ये बात कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करती है। नाउ जब हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की बात की, देखो हमें यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की टेबल वगैरह की बात नहीं कर रही, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर या तो प्रेशर है, इंसेंटिव है, प्रेशर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनको अपनी परफॉर्मेंस बेटर दिखानी है, रैशनलाइजेशन या एटीट्यूड है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि हाँ ठीक है हम तो इट्स ओके, इट्स चलता है लाइक, राइट। या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर किसी के पास में कैश बहुत ज्यादा अवसर है उसके पास, तो उसके पास उस कैश को चोरी करने का भी अवसर है। सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रो हो गए आपके पास, पी फॉर प्रेशर या इंसेंटिव, R for rationalization या attitude, and O for opportunities, राइट। आपको वो कोई एक एग्जाम्पल देके पूछ सकता है एग्जाम्पल किस चीज का है। नाउ जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं तो स्केप्टिसिज्म का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, जहां पे आपको अलर्ट होना पड़ता है कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलायबिलिटी एटसेट्रा। तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड का होना है, ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि फ्रॉड हो सकता है, राइट। सो अगर ऑडिटर को डाउट नहीं है तो ऑडिटर रिकॉर्ड्स को जेन्युइन मान सकता है, बट अगर इनकंसिस्टेंसी लग रही है, कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, आपको कुछ और पता चल रहा है, राइट, देयर इज विरोधाभास, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन बी इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं। नाउ आपको एक तो डिस्कशन करना है, डिस्कशन आप विद इन द एंगेजमेंट टीम करेंगे कि क्या क्या मैटर्स हैं,
कहाँ कहाँ पे हमको फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करते हो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें स्टैंडर्ड बोलता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नॉर्मली फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाला है, टीसीडब्ल्यूजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट है। स्टिल दिस डिस्कशन हैज टू टेक प्लेस। नाउ जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने हैं तो ऐसे 315 के अनुसार आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करोगे जिसमें आप फ्रॉड के इंस्टेंसेस को कंसिडर करोगे। जब आप आइडेंटिफाइंग असेसमेंट करते हो रॉम के बारे में, तो आपको रॉम असेस करना है ड्यू टू फ्रॉड, वही दोनों लेवल जो हम 315 में करते हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर और एक एजर्शन लेवल पर। एजर्शन लेवल ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर के लेवल पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रिजम्पशन लेकर के चलनी है कि फ्रॉड हो सकता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फ्रॉड का खतरा हमेशा ज्यादा होता है, ये वाली बात हम इससे 315 में भी बोलकर चलते थे। दैट इज व्हाई वी अज्यूम दैट टू बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क। नाउ हम ट्रीट करेंगे असेस रॉम ड्यू टू फ्रॉड, ये क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। देखो सेम चीज हम लोगों ने ऐसे 315 में भी करी थी सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर। नाउ जब आप कहते हो रिस्पॉन्सेस, तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सेस देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पर और आपको एजर्शंस लेवल पे भी रिस्पॉन्सेस लगाने होते हैं। नाउ जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पर देखते हैं तो हम पर्सनल ऑडिटर असाइन एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल, क्या वो लोग अपनी नॉलेज के एबिलिटीज लगा रहे हैं, इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्होंने सही तरह से लगाए नहीं, कहीं वो बायस तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल फॉरेक्स वगैरह के अंदर कुछ बायस तो नहीं है, क्योंकि इससे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि आप क्या काम करो उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखोगे आप हर चीज उनको बता के नहीं चलोगे, तो आपको फ्रॉड पता चलने का चांस बढ़ जाएगा। ना जब आप रिस्पॉन्सेस लगाते हो एट एजर्शन लेवल, तो एजर्शन लेवल पे वही 330 वाली बात है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे। नाउ जब आपने कहा आप इवैल्यूएट करोगे एविडेंसेस, तो इवैल्यूएट करने में एक बात, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की आपने रेशियोस ट्रेंड्स देखे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट नजर आए, राइट, तो आपको कुछ रिस्क ऑफ रॉम लग सकता है, मतलब आपको रिस्क लग सकता है कि फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो चाहे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, जब आप ओवरऑल कंक्लूड कर रहे हो तब लगा रहे हो, आपको कुछ इनकंसिस्टेंसीज पता चलती हैं, सो दैट में इंडिकेट कि फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको कोई भी मिस स्टेटमेंट पता चला, देन यू विल कंसिडर, अरे कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, बिकॉज कई बार मिस स्टेटमेंट पता चलता है, मैनेजमेंट आपको ये भी कह सकता है सर ये तो गलती से हमने गड़बड़ लिख दिया, हमने कोई इंटेंशनल नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि फ्रॉड का चांस लग रहा है तो आपको उसकी इंप्लीकेशन देखनी है, बिकॉज अगर मैनेजमेंट ने आपसे कोई एक बात छुपाई है तो भगवान जाने कितनी बात उन्होंने छुपाई होगी। अगर एक फ्रॉड पकड़ा तो दूसरी जगह पे भी फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो आपको मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी को भी रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर फ्रॉड का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको कंडीशंस मिलती हैं जिससे आपको कल्यूजन लग रहा है कि इन लोगों ने मिली भगत करके गड़बड़ की हुई है, तो आप उनकी रिलायबिलिटी को रिकंसिडर करो। जो लोग एक गड़बड़ कर सकते हैं वो पता नहीं कितनी गड़बड़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म हो गया फ्रॉड है, आपको पता नहीं चला, तो आप उसकी इंप्लीकेशन देखोगे, क्योंकि आप अपना रिस्क रिवाइज कर देते हो। जब आप अपना रिस्क रिवाइज करते हो, अपने प्रोसीजर्स रिवाइज करते हो, आप डिटेल में काम करने का सोचते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास आएगा ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। आपको फ्रॉड लग रहा है या कुछ सस्पिशन हो रहा है फ्रॉड का, और आपकी इंटीग्रिटी कहती है कि हम ऐसे झूठे मूठे क्लाइंट का काम नहीं करेंगे, तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इनका काम नहीं करूंगा। तो एक तो आप प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो आपके ऊपर क्या लगती हैं। आप देखो क्या आप विड्रॉ कर सकते हो इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से, और अगर आप विड्रॉ करते हो तो आप ये रीजन सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे कि देखो यहाँ पे फ्रॉड का चांस है या फ्रॉड पता चल रहा है, मैं ऐसे झूठे मूठे क्लाइंट का काम नहीं कर सकता, दैट इज वाई मैं मजबूर हूं काम छोड़ने के लिए। आप
विड्रॉ कर रहे हो ये भी, और रीजंस भी बताओगे और डिटरमाइन करोगे कोई प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। तो जब हम प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं विड्रॉल के केस में, तो हम सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 एंड 3 की भी बात करते हैं कि हाँ आप किन किन लोगों को बताओगे, अगर गवर्नमेंट ऑडिट था तो आप किसको बताएंगे एटसेट्रा। प्लस अगर इनकमिंग ऑडिटर आपसे जब पूछता है तो आप उसको भी हिंट बता देते हो, आप उसको पूरी बार डिस्क्लोज नहीं करते बट आप उसको हिंट दे देते हो कि आपने क्यों यहां से विड्रॉ किया हुआ है, राइट। सो बेसिकली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर केस स्टडीज पर्पस, दिस वुड बी द रेडीमेड आंसर थिंग। नाउ एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग SC 240 या जब भी हम लोग फ्रॉड की बात करेंगे, तो फ्रॉड के लिए सिर्फ SC 240 काफी नहीं है, बिकॉज फ्रॉड के लिए हमें एंटायरिटी में देखना पड़ता है। अगर हमें फ्रॉड का सस्पिशन हो रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज लग रही है, तो फ्रॉड के लिए हमें SC 240 भी देखना है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हमें सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 to 15 के अंदर जो हम लोग बोल करके चलते हैं कि हमें सर्कमस्टांसेस और जो भी फ्रॉड है अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करनी है, हमें वो भी देखना होता है और कारों के अंदर भी रिपोर्टिंग जाती है। सो प्लीज़ ये वाली बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कंसिडर करके चलिए कि अगर फ्रॉड की बात आई तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो आपका SC 240 से ही जाएगा। SC 240 सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 to 15 एंड कारों की रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने आपको जितनी चीज कराई है मैं आपको फटाफट से मेन चीजें कराते जा रही हूँ, बट स्टिल एक बार आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। आपने नोट से करा हुआ आप इसको फटाफट से एक बार और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।